एलटी में आने वाले जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं एलटी मैथमेटिक्स में, हम उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट्स पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं वो एलटी 2015 का जो आपका पेपर था उसमें जितने भी हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और फिर 2018 तो आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम 2015 के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 108। तो जैसा आपको पता होगा कि 2015 के एलटी एग्ज़ाम में पहले के 100 जो क्वेश्चन थे वो आपके जनरल क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, पेडागोजी, जीके, जीएस, रीजनिंग ये सब हुआ करता था। और फिर आपके 100 से लेकर 200 तक के जो क्वेश्चन होते थे उसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते थे। तो उनमें से हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो पहला है आपका 108। तो 108 क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है विच इज़ लाइक y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होती है ये एक वेव की इक्वेशन होती है। ठीक है, और वेव की इक्वेशन में आपको पता होगा कि ये जो a टर्म होता है दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक, ओमेगा टर्म आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, जिसको हम 2 पाई न्यू भी लिखते हैं। के जो है आपका ये होता है आपका वेव नंबर। ठीक है, तो जो के को लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो जहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ की जो डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं सिंपली एल। तो जब हम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन, देखो 2 पाई है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m0 यानी कि नो मास, L1 लेंथ एंड T0 यानी कि नो टाइम। तो ये आपका आ जाएगा m0 L माइनस 1 T0। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर है? दिस इज आंसर नंबर 3 यानी कि सी। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 109। इसमें देखो क्या है, आपको वो आपका डायग्राम बताना है जिसमें आपका यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन जो दिखाता हो वो कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, जब कोई भी मोशन ऐसा है इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही होगी, ठीक है, तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो इसमें कर्व दिख रहा है वो ए है। ठीक है, सिंपली मतलब आपका एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो होगा। और इसमें देखो सी क्या है, सी ऐसा है कि कोई आपका ट्रैवल स्टार्ट हुआ और कुछ सर्टेन टाइम बाद ट्रैवल आपका मतलब जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसी डिस्टेंस पे आप आ गए, मतलब उसी पॉइंट पे आ गए कुछ टाइम के बाद। और डी है आपका रेस्ट का, पार्टिकल एट रेस्ट या मास इज एट रेस्ट। ठीक है, और बी तो ये आपका इसके बहुत सारे वो हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व भी हो सकता है, ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का कर्व भी हो सकता है, मतलब। ठीक है, चलिए फिर आपका 1110। 1110 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि आपको एम्पलीट्यूड बताया हुआ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। तो वो दिया हुआ आपका थीटा नॉट और आपको मैक्सिमम टेंशन निकालना है, मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, तो देखो हम एक पेंडुलम ले सकते हैं। ये हमने एक पेंडुलम लिया। ठीक है, पेंडुलम में हमको पता है कि क्या होता है, एक
आपका स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और उससे एक मास अटैच होता है, लेट से वो मास है आपका m। तो देखो इसमें दो फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू mg, और एक स्ट्रिंग में अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा विच इज टेंशन, ठीक है। और ये आपका मास जो है यानी कि पेंडुलम जो है उसका मोशन कुछ इस टाइप का होता है कि वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब वो था तो लेट से उसका टेंशन T1 था, और इस पॉइंट पे जब आया तो लेट से इसका टेंशन T2 हो गया, ठीक है। इस पोजीशन को आप A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल पेंडुलम का डायग्राम हो गया, और सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है दैट्स SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करें, इस पे टेंशन देखें, वो बोलता है मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन कब होगा, जब वो पोजीशन ए पे होगा, ठीक है। तो जब पोजीशन ए पे होगा तब मैक्सिमम टेंशन होगा। तो अब आप क्या करोगे, देखो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन, ठीक है, जिसमें हमारा ये ऐसे इसका मोशन ऐसा रहता है ना, सर्कुलर टाइप, ठीक है। और दूसरा इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स विल बी T माइनस mg और विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, और ये जो l है इट इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा आपका T माइनस mg, और ये हो जाएगा आपका m, ठीक है। और ओमेगा, देखो SHM के लिए जो ओमेगा होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो होती है आपकी a स्क्वायर g बाई l, ठीक है। तो अब उसको यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर g बाई l होल स्क्वायर l। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका T माइनस mg, और ये यहाँ पे आ जाएगा m a स्क्वायर g, l से l कैंसिल हो गया। अभी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा डॉट है, ठीक है। एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा डॉट है, तो a की जगह हम थीटा पुट कर देंगे, तो T माइनस mg इज इक्वल टू m थीटा डॉट स्क्वायर g। तो यहाँ से आपका T क्या आ जाएगा, दैट इज m कॉमन ले लिया, ठीक है, g भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये कौन सा आंसर है, यह आपका आंसर नंबर डी, ठीक है। तो 108 109 109 यहाँ पे हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 है, ठीक है। और 116 क्वेश्चन जो है ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द अपीयरेंट लेंथ, ठीक है। तो रिलेटिविटी का जो क्वेश्चन है अपीयरेंट लेंथ का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमको v दी हुई है 2.7 cos 10⁸ मीटर पर सेकेंड, c आपको पता है 3 cos 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या दिया हुआ है, एल नॉट भी दिया हुआ है विच इज 1 मीटर, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो आप इसको आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो 1 अंडर रूट 1 माइनस, देखो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, और दोनों की पावर 8 है, पावर को हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या, ये बचा आपका 2.7 प्लस 2.7 3 क्रॉस 3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 435 मीटर। तो इस जो आपका
स्टिक है, ठीक है, जो 1 मीटर की थी और वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उसकी जो अपीयरेंट लेंथ आई है वो आई है 0.435, जिसको अगर आप राउंड ऑफ कर लोगे तो 0.44 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 117 पे। तो 117 पे वो बोलता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन। ठीक है, तो मेरे पास कोई प्लेन है और इस प्लेन पे कोई मास है। ठीक है, अब देखो कोई भी प्लेन होगा उस पर जब मास आपका होगा तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, हमेशा याद रखना, एक नॉर्मल फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट mg। ठीक है, अब इस ब्लॉक को हमने क्या करना है, मूव करना है, तो मूव के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और वो कितना है वो हमको ये बताना है। तो लेट से इस पर हमने कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये मूव हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पे प्लेन कैसा है, प्लेन स्मूथ नहीं है ना, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म प्लेन जैसा है, रफ प्लेन। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। देखो क्वेश्चन है फ्रिक्शन लेस नहीं बोला है ना, फ्रिक्शन लेस नहीं बोला है, अगर फ्रिक्शन लेस बोला होता तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा यानी कि घर्षण जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के केस में आपका जो फोर्स होता है वो होता है आपका ये एफ आर कह लो इसको। ठीक है, ये होता है आपका म्यू एन। ठीक है, और देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या क्या होगा, एन इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल जो होगा वो वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये म्यू तो ऐसे ही रहा और ये आ गया आपका एम जी। तो म्यू दिया हुआ है आपका 0.1, एम कितना है 1 kg, जी कितना दिया हुआ है 9.8। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा आपका 0.98 न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होगी। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है 118 में, 118 ये बोलता है कि एक बुलेट है जिसका मास ए है, उसकी वेलोसिटी बी है। ठीक है, तो इसको एक बड़े से ब्लॉक में चलाया गया। ठीक है, तो लेट से ये बुलेट है, ये ब्लॉक है। ठीक है, तो बुलेट का मास है आपका ए और वेलोसिटी है बी। ठीक है, और ब्लॉक का मास है आपका सी। ठीक है, अब क्या होगा, ये बुलेट इस ब्लॉक पे लगेगी और क्या होगा, ये बुलेट इस ब्लॉक पे धंस जाएगी, सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो ए बुलेट का मास, उसकी वेलोसिटी बी और ये ब्लॉक सी। ठीक है, अब ये बुलेट ब्लॉक पे लगी। ठीक है, तो ब्लॉक का मास क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, बुलेट का मास भी ऐड हो गया और इस ब्लॉक पे कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी v। ठीक है, तो अब देखो ये कैसा हो गया, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि एक कंडीशन आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई और एक फाइनल कंडीशन हो गई। ठीक है, आपको मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो सीधे सीधे इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, वो कहता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब देखो इनिशियली क्या क्या है, बुलेट का मास है a, उसकी वेलोसिटी है b। ठीक है, फिर ब्लॉक का मास है c, उसकी वेलोसिटी है 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है। फिर आपका m2 v2, और m2 v2 क्या है, अब ये सिस्टम का मास क्या है c प्लस ए, इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, लेट से v।
तो यहाँ से आपका v निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर है, ये आंसर नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन 119, देखो 119 पे आपको क्या कहता है, 119 पे आपको हमारे पास एक स्क्वायर लैमिना दिया हुआ है ए बी सी डी, और उसके देखो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकाले हुए हैं। तो हमें इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये एक स्क्वायर लैमिना है, और स्क्वायर लैमिना के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें मतलब काफ़ी तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर सेंटर से ml²/12 किया होगा। तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये डी बी है, ये ई एफ है। ठीक है, तो हम एक और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें, इसको नाम दे दें ई डैश एफ डैश। ठीक है, और सेम वे हम इसको भी ऐड कर लें ए सी और ये सब। ठीक है, और बी डी को मैं लेट से कह दूँ ए डैश सी डैश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम देखेंगे और आई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज आई ई एफ। ठीक है, आई ई डैश एफ डैश। ठीक है, ई एफ और ई डैश एफ डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस आई ई एफ, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई डैश एफ डैश में होगा वही ई एफ में होगा, तो इसको सीधे ट्वाइस लिख सकते हैं। सेम वे आई जेड इज इक्वल टू आई ए सी और आई ए डैश सी डैश। फिर सेम वही है कि जो ए सी पे हमारे पास आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही ए डैश और सी डैश पे भी होगा, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस आई ए सी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल गया आई ई एफ इक्वल टू आई ए सी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक मैंने बता दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको मैनुअली परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी आपका आई ई एफ का जो वैल्यू आएगा वो ml²/12 आएगा। ठीक है, आप अगर मैनुअली भी निकालोगे तो आई ई एफ अगर आप निकालोगे तो इट विल बी ml²/12 बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। और सेम वे जब आप आई ए सी निकालोगे तो इट विल अगेन ml²/12। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि दोनों आई ए सी इज इक्वल टू आई एफ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द ए सी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ई एफ। ठीक है, तो ये आंसर सी सही हो गया। अब आपका 120 है, तो इससे बोलता है कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, ठीक है, तो उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में क्या चेंज आएगा। तो लेट से मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1m2/r²। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी डिस्टेंस है इसको डबल कर दें, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा ना। तो लो मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो अब F2 निकाल लिया, तो हो गया जी m1m2/2r²। ठीक है, तो अब हमको वो पूछ रहा है कि द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दम क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनका सिंपली रेशियो ले सकते हैं, या यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। देखो जी m1m2 ये हो जाएगा आपका 4r²। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 जी m1m2/r²। तो देखो ये वाला टर्म किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है ना। तो ये क्या आ गया, F2 इज इक्वल टू F1/4। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो हमारा जो फोर्स है वो
क्या हो रहा है, रिड्यूस टू 1/4। तो इसका मतलब इसका आंसर है डी। तो ये होता भी है जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा दो मासेस के बीच में, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, और जितने पास होंगे उतना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन आपको 136, मास ऑफ 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 22.4 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। ठीक है, तो हमको 2 लीटर जो मास है नाइट्रोजन का, सॉरी जो 2 लीटर नाइट्रोजन है उसका मास हमको बताना है कब, 22.4 atm पे। जनरली हम क्वेश्चन 1 atm पे करते हैं, लेकिन जब 22.4 atm पे आ जाए तब क्या करेंगे। तो देखो ये गैस है, ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सबको पता होती है इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मैं एन निकालना चाहूँ तो इट विल बी पीवी अपॉन आरटी। ठीक है, और एन क्या है, एन है आपके जो हमको दिया है, ये 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है ना, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। देखो एन मोल्स हैं एक प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, एन ये होता है आपका मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। ठीक है, एन निकालने का फॉर्मूला ये है। तो मास तो हमको नहीं दिया है, लेकिन मोलर मास हमको पता है नाइट्रोजन गैस का क्या होता है, वो होता है आपका 28। ठीक है, और ये कितना किसके इक्वल है, n बराबर 2 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम इसको पुट करें तो देखो n इज इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया n इज इक्वल टू p हमको दिया है 22.4, प्रेशर दिया हुआ है ना, क्रॉस वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 2 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ 2 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 लीटर इसका अमाउंट दिया हुआ है, वॉल्यूम करेंगे तो 2 + 10⁻³ -3। ठीक है, और ये जो एक एटीएम होता है, ठीक है, एक एटीएम होता है उसमें आपके 1.013 × 10⁵ से इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1.013 × 10⁵ डिवाइडेड बाई, अच्छा आर की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, इतनी है, और टी हो गया आपका 273। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो और ये इक्वल टू है आपके 2 के। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मैंने अभी यहाँ पे आपको निकाल के बताया है। तो इसको हम 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, m/28 से। तो जब आप इसका m कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 56। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जैसे इसमें सिंपली नाइट्रोजन बोला है, नाइट्रोजन गैस ने बोला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 28 के बजाय 14 हो, तो ये फिर क्वेश्चन आपका 56 के बजाय इसका आंसर 28 आएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे नाइट्रोजन कहना चाह रहा था या नाइट्रोजन गैस कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 137 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा क्या होता है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। तो इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाता है आपका पी डी वी। ठीक है, तो ये एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आपका आ गया आंसर ए। अच्छा 138,
तो ये बोलता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन होती है जिसकी इमेसिव पावर कितनी हो। ठीक है, तो देखो ब्लैक बॉडी के आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो वहाँ इमेसिव पावर के बारे में इतना कुछ कमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में अच्छा कमेंट होता है। एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में बहुत सारे कमेंट आपको मिल जाएंगे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर होते हैं आपका एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, तो जो भी कोई गुड एब्जॉर्बर होगा या गुड परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा उसका एब्जॉर्बिंग पावर हमेशा 1 होता है। मतलब आइडियली मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास इमेसिव पावर होती है, इमेसिव पावर की बात करते हैं, तो इमेसिव पावर होती है आपका एबिलिटी टू एमिट रेडिएशन। ठीक है, और हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए तो फॉर्मूला हो गया एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। और इमेटिव पावर जो होता है, ठीक है, इमिशन पावर जो होता है, उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। ठीक है, तो सिग्मा आपका कांस्टेंट है विच इज़ नियर अबाउट 6 × 10⁻⁻8 समथिंग। ठीक है, तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना और इमिसिव पावर का मतलब के बारे में कमेंट करेंगे, तो इमिसिव पावर जो होती है ब्लैक बॉडी के लिए वो हमेशा हाई होती है। ठीक है, हाई मतलब अब यहाँ पे तो हाई का मतलब या तो मैक्सिमम होगा और तो बाकी कुछ हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकती। यूनिटी तो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, तो हाई यानी कि हम यहाँ पे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, मैक्सिमम के साथ। ठीक है, तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम होती है यानी कि हाई होती है। ठीक है, और आपका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, आपकी 1 होती है।